तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। मध्य प्रदेश के सतना में साल 2012 की ये बात है। एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था राकेश शर्मा उर्फ राकू। आदत से बेहद खराब नशे पत्ती की आदत थी और कुछ दरिंदा किस्म का भी था। साल 2012 में एक 4.5 साल की बच्ची इसकी दरिंदगी का शिकार होती है। ये उस लड़की को सुनसान जगह पे लेके जाता है, उसके साथ रेप करता है। संजोग से जहाँ पे ये लेके गया था वहाँ पे कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसे सुराग इसने छोड़ दिए थे, जिस वजह से जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। कोर्ट में प्रूफ कर लिया कि हाँ, ये जो शख्स है राकेश शर्मा वो रेपिस्ट है, उसने इस लड़की का रेप किया था। अब मामला कोर्ट में था, कोर्ट में ये दोषी पाया गया, इसको 10 साल की सज़ा हो गई। अब जब सज़ा हो गई होने के बाद फिर ये जेल चला जाता है। जेल में अपनी सज़ा को काटता है, लेकिन अच्छे व्यवहार के चलते ये साल 2022 में जब रिहा होता है तो सारे लोगों को उम्मीद थी कि ये ठीक ठाक तरीके से रहेगा, अपनी ज़िंदगी को अच्छा गुजारेगा। लेकिन इसी के लगभग 18 महीने बाद यानी साल 2022 में रिहा हुआ था। उसके बाद फिर ये साल 2023 के इसी महीने में ये फिर से उस इलाके में घूम रहा था। सेम तरीके से सारी चीज़ें थी और इसी दौरान फिर से इसकी नज़र एक 5 साल की बच्ची पे पड़ी। 5 साल की उस बच्ची पे जैसे ही नज़र पड़ी, फिर से इसके अंदर का सोया हुआ हैवान जागा। ये उस बच्ची के पास जाता है, जाने के बाद उसको गोद में उठाता है। बच्ची रोने लगती है। फ़ौरन एक चॉकलेट निकालता है, उस बच्ची को देता है। चॉकलेट देने के बाद बच्ची अब चुप हो जाती है, लेकिन इतने में उस बच्ची की दादी ने देख लिया। अब दादी रोकने के लिए, छुड़ाने के लिए पीछे भागती है। अब जैसे ही राकेश शर्मा देखता है कि उसकी दादी पीछे आ रही है तो फ़ौरन वो एक ऑटो पे, जिस ऑटो से आया था, उस पे सवार होकर उस बच्ची को लेकर भागता है। अब देखते ही देखते जो राकेश शर्मा है वो आंखों से ओझल, इधर दादी बेचारी रो रही, चिल्ला रही, बिलख रही। रोना पीटना सुन के आसपास के सारे लोग इकट्ठा हो गए। सारे लोगों में से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस भी मौके पे आती है। उसके बाद फ़ौरन पीछा किया जाता है कि कहाँ गया, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम में लगभग 2 घंटे लग गए और 2 घंटे बाद जब वो बच्ची बरामद हुई तो खून से एकदम लथपथ थी, बुरी तरह दर्द से करा रही थी। यानी इस शख्स ने भी इसके साथ रेप कर दिया था। फ़ौरन पुलिस वाले इसको गिरफ्तार करते हैं खोजबीन करके। दादी पूरा गवाही देती है और अभी ये 1 दिन पहले की बात है। यानी एक शख्स जिसको रेप के इल्ज़ाम में जेल भेजा गया 4.5 साल की बच्ची के साथ, जब वो बाहर आता है, बाहर आने के 18 महीने बाद फिर से एक दूसरी बच्ची को अपना शिकार बनाता है। तो कहीं ना कहीं फिर हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर इसको ऐसे 10-10 साल पे ज़मानत मिलती रही तो अपने आप में ये भी एक सीरियल रेपिस्ट बन जाएगा। तो एक बड़ी दर्दनाक अपडेट थी, मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। और एक मानसिकता कैसे होती है एक रेपिस्ट की, वो भी कहीं ना कहीं पता चला कि 10 साल तक जेल में रहने के बावजूद भी कोई सुधार नहीं। और जेल में जो रेप के आरोपी होते हैं उनकी ज़िंदगी इतनी नरकीय होती है, उनके साथ कई बार खुद रेप होता है, न जाने कितने टॉर्चर किए जाते हैं, वॉशरूम धुलने को कहा जाता है। अब ऐसी चीज़ें होने के बावजूद इतना दर्द इसने सहा होगा, इतनी नरकीय ज़िंदगी इसने जी, लेकिन उसके बावजूद फिर यही काम। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में आपको आदमी की सोच की गंदगी पता चलेगी कि आदमी कितना गंदा सोच सकता है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से होती है। फतेहपुर में एक जगह है खागा, और इसी खागा में एक हॉस्पिटल है गवर्नमेंट। और इसी हॉस्पिटल में एक महिला जिसका नाम है सुमन, वो जॉब करती थी, पेशे से नर्स थी। सुमन के जो पति थे अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, ठीक ठाक पैसा छोड़ के गए थे। कुछ साल पहले उनकी मौत हो जाती है। अब बच्चों की 2 बच्चे थे, एक बेटी थी, एक बेटा था। दोनों की जो जिम्मेदारी है वो सुमन के ऊपर आ जाती है। अब सुमन, चूँकि पैसे भी बढ़िया थे घर पे, जो अभी तक रिकॉर्ड पे है कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए उसके पति ने छोड़ा था मरने से पहले। और ख़ुद भी एक गवर्नमेंट नर्स, तो यहाँ से भी इसकी सैलरी बढ़िया। लिहाजा 1.5 करोड़ की मालकिन, ऊपर से इतनी बढ़िया सैलरी, तो बच्चों की परवरिश में कोई कोर कसर छोड़ती नहीं। जो बेटा है उसका नाम है प्रखर। प्रखर अपनी माँ के साथ इसी खागा इलाके में, कस्बे में रहा करता। बेटी जो थी वो पढ़ने में होशियार थी, उसको पढ़ने लिखने का शौक़ था, कीर्ति, तो उसे प्रयागराज भेज दिया गया। अब दोनों ही बच्चे अपने अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हैं। कीर्ति इलाहाबाद में रह के अपनी पढ़ाई तैयारी कर रही है,
शाम को फ़ोन करती, फ़ोन करने के बाद अपने भाई से, अपनी माँ से बात करती। परिवार छोटा था, ज़्यादा लोग थे नहीं। माँ भी दिन भर अपनी ड्यूटी पे रहती, बेटा भी अपनी पढ़ाई पे रहता। ऐसे ही कई सालों तक ये ज़िंदगी गुजरती रही। साल दर साल गुजरता रहा, वक्त धीरे धीरे बीतता रहा। बच्चा और बेटी दोनों बड़े होते रहे और इसी दौरान 9 अगस्त यानी इसी साल के इसी महीने की बात है, अगर जोड़ें तो बामुश्किल 10 दिन भी नहीं हुए। 9 अगस्त को रोज़ की तरह जो कीर्ति है अपनी माँ को फ़ोन करती है। फ़ोन करती है, पूरी घंटी जाती है, फ़ोन उठता नहीं। उसके बाद अपने भाई को फ़ोन करती है, भाई का फ़ोन लगता नहीं। अब माँ का फ़ोन उठा नहीं, भाई का फ़ोन लगा नहीं। बेटी थोड़ी सी परेशान हुई कि कहाँ हैं दोनों, कहीं सो तो नहीं गए। बहरहाल 1-2 बार फ़ोन करती है, उसके बाद जब कुछ फ़ोन नहीं उठता तो फिर अपने आप को समझा के सुला लेती है। कीर्ति सो गई। सुबह हुई। सुबह होने पर इसे उम्मीद थी कि माँ और भाई दोनों में से कोई देखेंगे तो फ़ोन करेंगे, लेकिन सुबह हो गई, कोई फ़ोन नहीं आया। अब कीर्ति थोड़ी सी परेशान हो गई। फिर उसने फ़ोन किया तो अब दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ। अब इसे लगा कि अब ये क्या, पहले एक का फ़ोन स्विच ऑफ, अब दोनों का। रिटर्न कॉल नहीं आई, कहाँ है। फिर फ़ोन किया, फिर फ़ोन नहीं लगा। बहरहाल उसे कॉलेज जाना था तो अपने कॉलेज चली गई। उसके बाद फिर शाम हुई। शाम को इसे उम्मीद थी कि अब तक तो फ़ोन आ जाना चाहिए, लेकिन शाम हो गई, फ़ोन नहीं आया। अब कहीं ना कहीं कीर्ति को लगा कि मामला गड़बड़ है। अगली बस फ़ौरन वो पकड़ती है। पकड़ने के बाद फतेहपुर पहुंचती है। पहुंचने के बाद भागी भागी अपने घर की तरफ जैसे जाती है तो देखती है कि घर में ताला बंद। अब ताला देखती है तो एक तरह से उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि माँ भाई कहीं गए हैं और फ़ोन भी नहीं लग रहा, मुझे बताया तक नहीं, कहाँ चले गए। आसपास के लोगों से पूछताछ तो आसपास के लोग भी बोलते हैं कि 9 तारीख से ये देखी नहीं गई। देखते ही देखते 11 तारीख हो गई। 2 दिन बीत गए। माँ का, भाई का कुछ पता नहीं। कीर्ति अब खोज रही, लेकिन 2 दिनों तक लगभग हर जगह पूछताछ करने के बाद रिश्तेदारों से, दोस्तों से, अगल बगल के लोगों से, जहाँ जॉब करती थी वहाँ पे, प्रखर के दोस्तों से, तो जब कहीं कुछ पता चला नहीं तो फिर अंत में कीर्ति को लगा कि अब मामला जो है पुलिस वालों के हवाले कर देना चाहिए और एक कंप्लेन दर्ज करवा देनी चाहिए। इसी के साथ जो कीर्ति है वो खागा कोतवाली पहुँचती है। पहुँचने के बाद अब FIR करती है, कहती है कि मेरी माँ और मेरे भाई गायब हैं। पुलिस वाले फ़ौरन कंप्लेंट नोट करते हैं, जांच पड़ताल शुरू करते हैं। पूछते हैं कि कब गायब हुई तो सारी बातें बताती है कि 9 तारीख से मैं फ़ोन कर रही हूँ रात को, आमतौर पर रात को ही करती हूँ। माँ का फ़ोन लगा लेकिन उठा नहीं, भाई का फ़ोन लगा नहीं, अगले दिन से दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ। तो फिर कहाँ गई हैं कुछ पता नहीं है, तब से किसी के पास कोई खबर नहीं। पुलिस वाले भी हौसला देते हैं, कहते हैं कि ठीक है आप जाइए, हम ढूंढ लेंगे। लेकिन पुलिस वालों को तुरंत लग गया था कि इसमें कुछ अनहोनी ज़रूर हुई है। कोई महिला अपनी बेटी से इतने टाइम तक तो दूर नहीं रहेगी। लिहाजा पुलिस वाले कीर्ति से कहते तो हैं कि जाइए हम ढूंढ लेंगे, कहीं गई होंगी। लेकिन पुलिस वालों को जब लग गया कि मामला गड़बड़ है तो पुलिस वाले अब दूसरे तरीके से ही जांच पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, आसपास के लोगों से। आसपास का CCTV कैमरा भी खंगाल लेते हैं। कीर्ति से पूछते हैं कि क्या किसी से कोई दुश्मनी थी, कोई पैसे का किसी से लेन देन था, किसी से कोई पुराना झगड़ा, कोई रंजिश, कोई धमकी मिली हो। क्योंकि पुलिस वालों को लग गया था कि पैसे वाली पार्टी है तो कुछ भी हो सकता है। अब ये तमाम तरीके से पुलिस वाले छानबीन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। लगभग 2 दिन गुजर गए, पुलिस वालों के हाथ खाली। जो कीर्ति की माँ सुमन थी, जो उसका भाई प्रखर था, जिंदा या मुर्दा, किसी भी हालत में पुलिस वालों के पास कोई जानकारी नहीं। अब पुलिस वाले भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं कि ये क्या मामला है। आसपास के लोगों से हर जगह पूछताछ कर ली, CCTV कैमरे खंगाल लिए, न जाने कितनी मशक्क़त कर ली। अब तक तो आमतौर पे कोई भी मामला होता अब तक निकल के सामने आ जाता, लेकिन यहाँ तो कोई कुछ अपडेट ही नहीं। कहानी जहाँ से शुरू हुई थी अभी तक वहीं पे घूम के गायब हुए। इधर 5 दिन गुजर गए। बहरहाल पुलिस वालों को जब कुछ समझ नहीं आया तो पुलिस वालों ने कहा कि काम करते हैं, प्रखर की और सुमन की कॉल डिटेल निकालते हैं। अब कॉल डिटेल निकालने के बाद फिर उसमें कई नंबर आए। फिर ये चेक किया गया कि सबसे ज़्यादा 9 तारीख को बात किस नंबर पर हुई थी। इसमें कई नंबर आए और एक नंबर ऐसा था जिस पे सबसे आखिरी बार बात हुई थी। अब जैसे उस नंबर के बारे में पता किया गया कि ये नंबर किसका है, हो सकता है इसे ही कुछ पता हो, तो पता चला कि ये नंबर एक अरुण नाम के शख्स का है। उसके बाद
जो बेटी थी कीर्ति, पुलिस वाले उसको बुलाते हैं। बुलाने के बाद अब कीर्ति से पूछते हैं कि ये जो अरुण है इसको आप जानती हैं? अब जैसे ही कीर्ति सुनती है फ़ौरन कहती है कि हाँ, इनको जानती हूँ। पुलिस वाले कहते हैं कि लास्ट में इन्हीं का नंबर मिला है, तो इनसे कैसा संबंध है, ये कौन है? तो इस पर कीर्ति ज़्यादा कुछ बताती नहीं, बस कहती है कि बड़े अच्छे संबंध हैं इनसे, और कभी कभार मुझे कुछ काम वाम होता, मैं प्रयागराज रहती हूँ, ये बेचारे बड़े अच्छे आदमी हैं, हर काम को ये कर देते। चूँकि कई बार ऐसा होता कि माँ ड्यूटी पे होती, भाई मेरा स्कूल में होता, तो ये यहाँ से चले जाते प्रयागराज तक मेरे लिए। तो इनसे बड़े अच्छे संबंध हैं, इनके ऊपर कोई डाउट नहीं है करना हमें। बहरहाल पुलिस वालों को भी लगा कि चलो ठीक है, आमतौर पे कोई ना कोई नंबर तो लास्ट कॉल होगा ही। अब इस बार अरुण का निकला, हो सकता है बेटी ही होती, अगर उठाया होता फ़ोन तो उसके बाद ये घटना होती। तो बस लास्ट नंबर इसका था, इस हिसाब से तो अब किसी को दोषी माना भी नहीं जा सकता। पुलिस वाले भी इग्नोर कर देते हैं, जांच पड़ताल दूसरे एंगल पे घुमाते हैं। अब ये पता करते हैं कि कहीं किसी से कोई पुश्तैनी या फिर अब हर तरह की जो चीज़ें होती हैं उन तरह की चीज़ों को भी खंगाल लिया। ये भी अब पता करने लगे कि कहीं प्रखर का कोई अफेयर तो नहीं, ये भी पता किया गया कहीं सुमन का कोई अफेयर तो नहीं। यानी हर एक चीज़ जो पुलिस वालों सोच सकते थे, हर एक चीज़ जो पुलिस वालों के जहन में आ सकती थी, उन सारे तरीक़ों से पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं। जितने बाकी नंबर थे उनसे भी पूछताछ करके थक गए। इधर दिन धीरे धीरे गुजरता रहा, 14 तारीख 15 तारीख आ गई, कहाँ गए हैं ये दोनों कुछ पता नहीं। अंत में जब पुलिस वाले हर शख्स से पूछताछ करके थक गए तो फिर उन्हें लगा कि काम करते हैं, अरुण से भी एक बार कर लेते हैं। अब पुलिस वाले अरुण के बारे में पता करते हैं तो अरुण कहाँ का है कुछ पता ही नहीं। उसके बाद फिर अब कीर्ति से पूछा गया कि अरुण है कहाँ का, तो कीर्ति बताती है कि कहाँ का है ये तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो वो भी कह रही है कि बड़े अच्छे संबंध हैं, बहुत मदद करते हैं। उसके बाद फिर अरुण कहाँ है इसका कुछ पता नहीं, किसके घर का है ये भी नहीं। तो कीर्ति कहती कि नहीं, मेरे पड़ोसी हैं शैलेंद्र चौधरी, अरुण जो है उनका साला है। बाकी अब साला है तो घर पे आता जाता था। पुलिस वालों को ताजुब भी हुआ कि क्यों घर पे आता जाता था, लेकिन इसके बारे में कीर्ति ने कुछ कहा नहीं, बस इतना कहा कि घर पे आता जाता था। और अगर इसकी घर के बारे में आपको जानना हो तो आप शैलेंद्र से पूछिए। अब पुलिस वालों की एक टीम शैलेंद्र के पास गई, शैलेंद्र से पूछा गया, शैलेंद्र ने एड्रेस बताया, पुलिस वाले वहाँ गए, लेकिन अरुण का कुछ पता नहीं। इधर जब अरुण का कुछ पता नहीं, पुलिस वाले शैलेंद्र के बारे में पूछते हैं कि शैलेंद्र फिर से बताए कि कहाँ गया होगा, तो पता चला शैलेंद्र भी अब गायब। अब पुलिस वालों को लग गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। पुलिस वाले अब जो चौतरफी जांच कर रहे थे, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे थे, न जाने क्या क्या कर रहे थे। अब उन्होंने अपनी जांच का जो दायरा है शैलेंद्र चौधरी और उसके साले अरुण, इन दोनों के ही इर्द गिर्द घुमा दिया। इनके नंबर को सर्विलांस पे लगाया, इनकी सारी CDR निकाली, लास्ट लोकेशन इनकी खंगाली, और अंत में एक दिन और लगा और शैलेंद्र अरुण दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस के जब हत्थे चढ़े फिर पुलिस वालों ने इनसे पूछा कि तुम लोग भाग क्यों रहे थे, इसका मतलब तुम दोनों दोषी हो। बहरहाल जब पुलिस वाले इतना कहते हैं तो ये दोनों भी रोने लगते हैं। रोने के साथ फिर कहते हैं कि हाँ साहब, हम दोषी हैं। उसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि कहाँ हैं ये प्रखर और उनकी माँ सुमन। तो जब ये बात पूछते हैं तो ये दोनों कहते हैं कि अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं है, हमने मार दिया। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि काहे मारा, तो इसके पीछे फिर इन दोनों ने पूरी कहानी सुनाई। और ये कहानी सुनने के बाद आदमी के दिमाग का जो ख्याल होता है उसका भी आपको एक नमूना मिलेगा। दरअसल जो शैलेंद्र चौधरी है वो इस सुमन और प्रखर के पड़ोस में रहता था, अच्छे खासे संबंध थे। इधर सुमन के पास जो पति था उसने भी काफ़ी पैसे छोड़ के गया था, सुमन भी अच्छी खासी सैलरी पा रही थी, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। शैलेंद्र चौधरी जो था बेहद गरीब था, रोजगार सेवक, ज़्यादा पैसे उसके पास थे नहीं, खेती वगैरह का काम करता था। और इसी साल 2017 में उसे एक हार्वेस्टर लेना था, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे। इधर उधर ये जुगाड़ करता है लेकिन इसे मिलता नहीं। तो फिर अंत में इसके दिमाग में आता है कि क्यों न अपने पड़ोसी से लिया जाए। तो फिर ये सुमन के पास जाता है पैसे मांगने। लगभग 7 लाख रुपए चाहिए थे और कोई तो नहीं देता, लेकिन सुमन जो है 7 लाख रुपए बिना किसी शर्त के शैलेंद्र को दे देती है। 7 लाख रुपए पाता है, बेहद खुश होता है, उससे अपना सामान खरीदता है। संजोग से इसी दौरान इन दोनों परिवार के बीच नज़दीकियाँ भी बढ़ गई, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ होता है कि न जाने किसको किसके नज़दीक ला दे। शैलेंद्र का भी आना जाना हो गया सुमन के घर।
अब इसी दौरान शैलेंद्र का एक साला है अरुण, वो भी आता है। आने के बाद अरुण को भी लेके शैलेंद्र जाता है उसके घर पे। घर पे जाने के बाद ऐसे ही कुछ बीमारी और दिक्कतों के बारे में बात हो रही थी कि बेटा अच्छा नंबर नहीं ला रहा, बेटी भी पढ़ने गई है। तो फिर शैलेंद्र कहते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, ये मेरा जो साला है अरुण, ये तंत्र मंत्र में बहुत अच्छा है, न जाने कितनी सिद्धियां इसके पास हैं, आप इससे पूछिए, ये कुछ उपाय ज़रूर बताएगा। अब सुमन भी कहती है कि ठीक है, अरुण से पूछती है। अरुण कुछ उपाय बताता है, उसके बाद तंत्र क्रिया होती है। होने के बाद फिर कुछ दिक्कतें, फिर अरुण से पूछा गया। इसी सिलसिले में साल 2018 से ही अरुण न जाने कितनी पूजा पाठ करने, न जाने कितनी बार भूत भगाने, न जाने कितने टुटके करने अक्सर सुमन के घर आता था। इसी दौरान सुमन की जो बेटी थी वो चली गई प्रयागराज पढ़ने। अब प्रयागराज पढ़ने के लिए गई तो कई बार ऐसा हुआ कि उसके घर जैसे चावल पहुंचाना हो, गेहूं लेके जाना हो, दाल लेके जानी हो, तो अब सुमन अपनी ड्यूटी पे रहती। जो बेटा है वो प्रखर, वो 20 साल का छोटा था तो वो भी नहीं जा सकता था। तो इसी दौरान फिर ये भी हुआ कि जब ये सिलसिला घर में होने लगा कि अरुण आ रहा, तो अरुण को जब ये दिक्कत पता चली कि बेटी के पास सामान नहीं पहुंच रहा, तो अरुण खुद हामी भरता है, कहता है कि मैं लेके जाऊंगा। माँ भी खुश हो जाती है। अब अरुण चाहे चावल हो चाहे दाल हो, न जाने कितनी चीज़ें ले जाके फतेहपुर से उसके यहाँ यानी जो कीर्ति थी उसके कमरे तक पहुँचाता प्रयागराज, फिर वहाँ से लौटाता। इसी सिलसिले में परिवार में नज़दीकी काफ़ी बढ़ गई, वक्त भी बढ़ता रहा। लेकिन जितनी बार ये जाता कीर्ति के कमरे पे, ये कीर्ति को पसंद करने लगता है। इसके दिमाग में आता है कि अगर कीर्ति से मुझसे प्यार हो जाए, कीर्ति मुझे मिल जाए, या फिर कीर्ति से मेरी शादी हो जाए तो डबल फ़ायदा। पहले तो इतनी सुंदर बीवी मिल जाएगी, दूसरा फ़ायदा ये है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी। इधर वक्त के साथ जब कर्ज की रकम चुकाने की नौबत आई शैलेंद्र को, तो लगभग 3.5 लाख रुपए तो ये चुका पाता है, लेकिन उसके बाद ये देने में खुद को असमर्थ बता देता है। कई बार सुमन, कई बार प्रखर घर पे आते हैं पैसा मांगने, कई बार ये टाल मटोल करता है। लेकिन इसी अगस्त महीने में सुमन भी जिद कर लेती है और कहती है कि मुझे मेरा पूरा पैसा चाहिए। साल 2017 से 7 लाख रुपए तुम लिए हो, 23 आ गया, 5 साल गुजर गए और अब तक तुमने नहीं दिया। लगातार वो जिद करने लगती है। शैलेंद्र को भी लग गया कि अब तो ये मामला फंस गया, पैसे देने पड़ेंगे। इसी दौरान अरुण भी आता है। दोनों जीजा साले बैठ के आपस में बात करते हैं कि क्या किया जाए, पैसे देने, पैसे है नहीं। तो इसी दौरान दोनों की दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना दोनों को मार दें और इधर सुमन की जो बेटी है कीर्ति, उससे अरुण की शादी हो जाए। तो होने के बाद जो प्रॉपर्टी है ऑटोमेटिक पहले बेटी के नाम होगी और बेटी से फिर अरुण के नाम, और यहीं से फिर हम कर्जा भी नहीं देना होगा। यानी एक तीर से न जाने कितने शिकार। पहले तो 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी हाथ में आ जाएगी, दूसरा अरुण उस लड़की को पसंद करता है तो उसको उसकी पसंद की लड़की मिल जाएगी, इधर कर्जे से भी मुक्ति। अब ये प्लान जैसे दिमाग में आया तो फिर ये हुआ कि अकेले तो नहीं कर सकते, क्योंकि 2 लोगों को मारना 2 लोगों के बस का है नहीं, इसलिए फिर 2 लोग और शामिल किए जाते हैं। पहला शख्स था देशराज और दूसरा था सुरेश। यानी अब इस पूरे कांड में 4 लोग शामिल हो जाते हैं। शैलेंद्र चौधरी, अरुण चौधरी, देशराज और सुरेश, चारों लोग शामिल होते हैं। शामिल होने के बाद फिर ये हुआ कि कत्ल कैसे करें। फिर कहा गया कि कत्ल करने के लिए किसी सुनसान जगह पे बुलाया जाए। तो बुलाया कैसे जाए, तो यहाँ पे अरुण कहता है कि वो मेरा काम है। दरअसल अरुण प्लान में था कि मैं जाऊँगा और कहूँगा कि एक पूजा करनी है, तंत्र मंत्र के नाम पे माँ बेटे वैसे ही खींचे चले आएंगे, फिर काम आसान। ठीक यही प्लान होता है। उसके बाद फिर अरुण जाता है 9 तारीख को, फ़ोन करता है सुमन के फ़ोन पर, कहता है कि बड़ी सिद्ध पूजा होने वाली है, आप लोग गंगा किनारे आ जाओ। अब जैसे ही फ़ोन आया तो फिर दोनों माँ बेटे तैयार। प्रखर अपनी माँ को बैठा के बाइक से नौवस्ता पुल के पास लाता है। लाने के बाद जैसे उतरता है तो वहाँ पे शैलेंद्र, अरुण, देशराज, सुरेश, ये सारे लोग वहाँ पे थे। जैसे उतरते हैं कहते हैं पूजा पाठ शुरू करो। तो कौन सी पूजा पाठ, हथौड़े से, डंडे से ये चारों लोग उन दोनों पे हमला करते हैं। हमला करने के बाद फिर पीट पीट के कत्ल कर देते हैं। अब कत्ल करने के बाद फिर ये सिलसिला हुआ कि डेड बॉडी का क्या करें। तो फिर नदी का बहाव तेज़ था, पानी बरसा था, तो उसी नदी में इन दोनों की डेड बॉडी को 9 तारीख को फेंक दिया गया। अब एक बाल जुर्म लगभग 15 या 16 तारीख को हो रहा था। यानी वो लाश उस पानी में निरंतर 9 तारीख से 16 तारीख तक बहती रही। तो इतनी चीज़ होने के बाद पुलिस वाले पहले तो
अब दूसरी कवायद यहाँ से शुरू हुई कि अगर डेड बॉडी नहीं मिली तो पूरी मर्डर मिस्ट्री सुलझाने का फ़ायदा क्या। फ़ौरन लगभग 150 गोताखोर, लगभग 75 नाव और न जाने कितने जाल, न जाने कितनी चीज़ें उस गंगा नदी में लगाई गई। एक दिन का वक्त लगा। जो सुमन है उसकी डेड बॉडी तो मिली, लेकिन प्रखर की लाश आज तक नहीं मिली। यानी 9 तारीख से ये लाश फेंकी गई है और आज अगर मान के चलें तो आज की जो तारीख है वो है 17, तो 17 तारीख हो गया लेकिन डेड बॉडी नहीं मिली। अब डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो फिर मर्डर का मुकदमा कहाँ से इस्टेब्लिश होगा। ये भी इसलिए पुलिस वाले परेशान हैं, क्योंकि कई केसों में ऐसा हुआ कि लाश नहीं तो कत्ल नहीं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि आदमी के दिमाग की उपज और सोच देखिए कि पहले तो कत्ल करूँगा और दूसरा ऐसा हो जाएगा कि सुमन सिर्फ मुझसे शादी करेगी, जबकि सुमन का कोई इरादा भी नहीं था, सुमन पसंद भी नहीं करती थी। लेकिन दिमाग का प्लान कि पहले कत्ल करूँगा, फिर मैं सिंपैथी दे दूँगा, मैं साथ खड़ा हो जाऊँगा, सुमन मुझसे प्यार कर लेगी, फिर वो मुझसे शादी कर लेगी, फिर मैं सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूँगा। यानी जो कहा जाता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कुछ ऐसा ही सपना अरुण शैलेंद्र का था। और इस सपने की वजह से और महज 3 लाख रुपए की वजह से 3.5 लाख रुपए दे दिए थे और लगभग 3.5 लाख और देने थे। इसी 3.5 लाख रुपए के देने से बचने के लिए और 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए इतना खौफनाक कांड किया, 2 लोगों का कत्ल कर दिया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और सवाल जवाब का जो सिलसिला है फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि इससे थोड़ा सा सीखने को मिलता है। तो फिर आज का सवाल भी पूछ लेता हूँ। और आज का मेरा सवाल है कि जो ओजोन है इसका रासायनिक सूत्र क्या है और ओजोन का काम क्या है, ये इतनी चर्चा में क्यों रहती है, खासकर स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत चर्चा में रहती है, तो वजह क्या है। तो अगर इन दोनों ही सवालों का अगर आपको जवाब मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं मालूम है तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊँगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी रात 10 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।